तो कैसे हैं आप सब? ये रिमार्केबल इन्वेंशंस और टेक्निक्स प्राचीन सभ्यताओं की सरलता को प्रदर्शित कर रही हैं। तो सबसे मिस्टीरियस एंशिएंट टेक्नोलॉजीज में से कुछ के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया के 7 अजूबों में से एक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा लोगों को आकर्षित करना जारी रखता है। लगभग 4500 साल पहले निर्मित इन स्मारकीय रचनाओं का निर्माण उस समय किया गया था जब प्राचीन इजिप्शियन के पास केवल बुनियादी तांबे के उपकरण थे और क्रेन यहाँ तक कि पहिए जैसी जटिल मशीनरी का अभाव था। ये अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल लगे, जो पूरी तरह से मानव श्रम पर निर्भर था। आदिम तकनीक के बावजूद पिरामिड न केवल विशाल है बल्कि असाधारण सटीकता के साथ बनाए गए थे। वे 1 डिग्री के 1/15 की सटीकता के साथ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के कॉर्डिनल पॉइंट्स के साथ अलाइन हैं। ऐसी सटीकता जो आज के आधुनिक इमारतों में भी देखी नहीं जा सकती। इसके अलावा गीजा के पिरामिड पृथ्वी के भूभाग और भौगोलिक केंद्र में स्थित हैं, जहां प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर एक दूसरे को काटते हैं। इस तरह की सटीकता, निर्माण और स्थान सूर्य जैसे खगोलीय पिंडों के साथ उनके निर्माण में रहस्य की एक और परत जोड़ता है। इन पहलुओं ने प्राचीन मिस्र की क्षमताओं के बारे में कई सिद्धांतों को जन्म दिया है, जिसमें मानव श्रम से परे बाहरी सहायता के बारे में विचार शामिल हैं। पिरामिडों के ये रहस्यमय गुण न केवल सभी को प्रेरित करते हैं बल्कि प्राचीन मिस्र वासियों की तकनीकी कौशल के बारे में गहरी जिज्ञासा और अंतहीन बहस भी करते हैं। उनकी निर्माण तकनीक का रहस्य आने वाले कई वर्षों तक एक दिलचस्प विषय बने रहने की संभावना है। द डेंडेरा लाइट मिस्र के डेंडेरा में हाथोर मंदिर में स्थित डेंडेरा लाइट ने 3 पत्थरों की नक्काशी पर काफी बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इस छवि की व्याख्या आधुनिक समय के प्रकाश बल्ब के समान एक तकनीकी कलाकृति को दर्शाने के रूप में करते हैं। ये नक्काशी मेटल सॉकेट के साथ एक बल्ब जैसा दिखता है, अंदर एक सांप के आकार का फिलामेंट जो कि एक केबल जैसा लगता है, एक लैंप जिसके नीचे की आकृतियां उपकरण के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। एक नॉर्वेजियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने सबसे पहले प्रस्ताव दिया कि ये इलस्ट्रेशन एक प्राचीन इलेक्ट्रिकल लैंप का चित्रण कर सकती है जो बिजली के प्रारंभिक मिस्र के ज्ञान का सुझाव देती है। हालांकि अधिकांश मिस्रवादियों और पुरातत्वविदों ने इसे खारिज कर दिया। इस नक्काशी को मिस्र की कहानियों के प्रतीक के रूप में व्याख्या की गई। इसे धार्मिक समारोह और देवता के पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद के जीवन से जोड़ा गया। अगर डेंडेरा लाइट को एक विद्युत उपकरण के रूप में चित्रित करने की पुष्टि की जाती है तो ये प्राचीन मिस्र की तकनीक और वैज्ञानिक क्षमता के बारे में हमारी समझ को नाटकीय रूप से बदल सकता है। हेरॉन इंजन 2000 साल पहले इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण मैकेनिकल इनोवेशंस और कारनामे थे जो अपने समय से बहुत आगे थे। इनमें से कई इनोवेशंस को भुला दिया गया और सदियों बाद ही उनका पुनर्निर्माण किया गया। ऐसा ही एक आविष्कार अलेक्जेंड्रिया के हेरॉन द्वारा बनाया गया पहला आधुनिक स्टीम इंजन था, जिसे हीरो के रूप में भी जाना जाता है। 10 AD में अलेक्जेंड्रिया में जन्मे हेरॉन एक यूनानी मैथमेटिशियन और इंजीनियर थे, जिन्हें प्राचीन काल के सबसे महान इन्वेंटर्स के रूप में जाना जाता है। उनके समय में अलेक्जेंड्रिया का महान पुस्तकालय बना और माना जाता है कि उन्होंने अलेक्जेंड्रिया के संग्रहालय में पढ़ाया भी था, जो कि विद्वानों के लिए एक सभा स्थल भी था। कहा जाता है कि हेरॉन ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। उन्होंने एक भाप संचालित उपकरण बनाया जिसे एओलिपाइल या हेरॉन इंजन कहा जाता है। एओलिपाइल एक ऐसा गोला था जिसे अपनी धुरी पर घुमाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें अपोजिट साइड में नोजल्स थे जो भाप को बाहर निकालते थे। इस क्रिया ने गोले को घुमाने वाले टॉर्क का उत्पादन किया। वाष्प को गोले के अंदर उबलते पानी से उत्पन्न किया जाता था, जो पाइप के माध्यम से गोले से जुड़ा हुआ था और जो धुरी के रूप में भी काम करता था। हेरॉन का उपकरण 1.8 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव पर 1500 रोटेशन प्रति मिनट पर घुमाने में सक्षम था। इसे दरअसल भुला दिया गया था और 1577 तक समझा नहीं गया था, जब ताकी अल-दिन ने स्टीम जेट के साथ स्पिट को घुमाने के लिए स्टीम पावर का फिर से आविष्कार किया। हेरॉन के लेखन ज्यादातर खो गए हैं और अरबी पांडुलिपि में केवल टुकड़े ही बचे हैं। एओलिपाइल एक व्यवहारिक उपकरण की तुलना में स्टीम प्रोपल्शन सिद्धांतों का एक प्रैक्टिकल टूल था और स्टीम पावर की वास्तविक क्षमता का एहसास होने में 1000 साल से ज्यादा समय लग गया।
द सकारा बर्ड। 1898 में मिस्र में साकारा पिरामिड के एक मकबरे में पाए गए साकारा बर्ड ने अपने असामान्य डिजाइन के कारण बहुत बहस छेड़ दी थी। ये लकड़ी की कलाकृति, जो लगभग 2200 साल पुरानी मानी जाती है, एक पक्षी के सिर के साथ एक आधुनिक हवाई जहाज के समान दिखती है। कलाकृतियों के आकार के साथ साथ संबंधित चित्रलिपि और ग्रंथों ने इसके उद्देश्य के बारे में विभिन्न सिद्धांतों को जन्म दिया था। कुछ लोगों का सुझाव है कि साकारा बर्ड एक विमान के मॉडल की तरह दिखता है। यह माना जाता है कि प्राचीन मिस्रवासियों को उड़ान का कुछ ज्ञान तो जरूर रहा होगा। एक विमान विशेषज्ञ साइमन सैंडर्स द्वारा एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया, जिन्होंने विंड टनल के एक रिप्लिका का परीक्षण किया और पाया कि यह लिफ्ट उत्पन्न कर सकता है। हालांकि कई पुरातत्वविदों और विशेषज्ञों को संदेह बना हुआ है। कलाकृति को एक स्टाइलाइज्ड बर्ड के रूप में भी देखा गया, शायद एक खिलौना या नौकाओं पर उपयोग की जाने वाली एक औपचारिक वस्तु। ग्लाइडर डिजाइनर मार्टिन ग्रेगरी के 2002 के परीक्षणों ने निष्कर्ष निकाला कि मॉडल विशेष रूप से टेल विंग स्टेबलाइजर के बिना उड़ान भरने में असमर्थ था। हालांकि अलग अलग विचारों के बावजूद सकारा बर्ड प्राचीन मिस्रवासियों की तकनीकी अंतर्दृष्टि के बारे में सवाल उठाना जारी रखता है। अगर ये एक विमान के लिए एक मॉडल था, तो ये पारंपरिक रूप से सोचे जाने से बहुत पहले एरोडायनेमिक की रिफाइंड समझ को सुझाव देता है। वाइकिंग सनस्टोन्स। पुराने नार्स शब्द वाइकिंग का मतलब आमतौर पर समुद्री डाकू या लुटेरा होता है। वे कई उपकरणों का उपयोग करते थे और उनमें से एक विशेष रूप से दिलचस्प था। नॉर्स मिथकों के अनुसार ये पत्थर बादलों से छिपे होने या अस्त होने पर भी सूर्य की स्थिति का पता लगा सकता था। हाल के शोध में पुष्टि हुई कि सनस्टोन वास्तविक और सटीक है। प्राचीन गाथाओं में उल्लेख किया गया है कि वाइकिंग्स ने खराब मौसम के दौरान सूर्य को देखने के लिए सूर्य पत्थर का उपयोग किया, जिसे सॉर्स्टीन के रूप में जाना जाता है। एक अवधारणा जिसे कभी सिर्फ एक किंवदंती माना जाता था, यह 2010 में बदल गया जब चैनल आइलैंड समूह के पास एक एलिजाबेथन जहाज के मलबे में एक अनूठा क्रिस्टल पाया गया। कैल्साइट से बने इस क्रिस्टल में शिपिंग के लिए उपयोगी गुण थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि कैल्साइट, जिसे आइलैंड स्पार भी कहा जाता है, सूर्य की रोशनी को 2 किरणों में विभाजित कर सकता है, यहाँ तक कि बादल या कोहरे की स्थिति में भी। क्रिस्टल को तब तक घुमाया जाता है जब तक कि 2 किरणें समान रूप से दिखाई न दें। इससे वे सूरज के स्थान को पॉइंट आउट कर सकते थे। इसके अतिरिक्त 1948 में वाइकिंग सन कंपास का एक हिस्सा ग्रीनलैंड के एक फजार्ड में पाया गया था, जहां 10वीं शताब्दी के नॉर्स किसान बस गए थे। शुरू में माना जाता था कि ये सिर्फ एक सजावट का सामान है। शोधकर्ताओं ने बाद में पहचाना कि इसकी उभरी हुई रेखाएं शिपिंग के लिए थी। द नाज़का लाइन्स। पेरू में एक उच्च शुष्क पठार पर लगभग 200 स्क्वायर माइल को कवर करने वाली नाज़का लाइन्स दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। 200 BC और 600 AD के बीच नाज़का सभ्यता द्वारा बनाई गई थी। इन जियोग्लिफ्स में जानवरों, मानवाकृतियों, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और संभवतः खगोलीय प्रतीकों सहित विभिन्न प्रकार के डिजाइन शामिल हैं। नीचे की हल्की रेत को प्रकट करने के लिए डार्क आयरन ऑक्साइड कोटेड पेबल्स की एक परत को हटाकर रेखाएं बनाई गई थी। इस मोस्ट एक्सेप्टेड कंस्ट्रक्शन टेक्निक में सतह के पत्थरों को हटाने से पहले आकृतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए दाव और रस्सियों का उपयोग करना शामिल था। इसने नाज़का को सटीक और विस्तृत रूप बनाने में मदद की, जिसमें कुछ 1200 फीट से अधिक फैले हुए थे। यहाँ निर्माण टेक्निक्स काफी अच्छी तरह से समझी जा चुकी है। नाज़का लाइन्स के उद्देश्य पर बहस जारी है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका उपयोग औपचारिक जुलूस के लिए किया जाता था, जो पवित्र स्थानों की ओर जाने वाले मार्ग के रूप में कार्य करते थे। अन्य लोगों का सुझाव है कि वे खगोलीय संचार या महत्वपूर्ण घटनाओं को चिन्हित करने वाले खगोलीय कैलेंडर के साधन के रूप में कार्य करते थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये रेखाएं एलियंस ने बनाई हैं, संभवतः लैंडिंग मार्क या अंतरिक्ष से दिखाई देने वाले संदेश। एक दिलचस्प परिकल्पना ये भी है कि नाज़का ने ऊपर से रेखाओं को देखने के लिए गर्म हवा के गुब्बारों का उपयोग किया होगा। हालांकि इसका समर्थन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। नाज़का लाइन्स नेचुरल इरोजन और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कुछ खतरे में भी हैं। इन वर्षों में वो निर्माण और गैर जिम्मेदार पर्यटन से
क्षतिग्रस्त हुए हैं। विशेष रूप से 2014 में ग्रीन पीस की कार्रवाई से जहां अनजाने में काफी नुकसान पहुंचा। दिसंबर 2022 के हाल के खोजों ने 168 नए डिजाइनों का खुलासा किया है, जो इन भौगोलिक चित्रों को संरक्षित करने और उनका अध्ययन करने की निरंतर आवश्यकता को उजागर करता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।